Hello friends, how are you? I asked you, how are you? Feeling fresh? Today we are starting with a very interesting topic. I can say a very interesting topic in other laws, and the topic is interpretation of statutes, deeds and documents. Listen very carefully. टॉपिक का नाम ही ऐसा डरावना लगता है, बट टॉपिक बिल्कुल भी डरावना नहीं, टॉपिक काफी आसान है. Interpretation of statutes, deeds and documents. Let us go on the title of the topic first. जब मैं कहता हूं इंटरप्रिटेशन मतलब क्या? हम कहेंगे इंटरप्रिटेशन मतलब अंडरस्टैंड. इंटरप्रिटेशन मतलब टू अंडरस्टैंड. I'll say टू अंडरस्टैंड. अब यहां पर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है. इंटरप्रिटेशन ऑफ क्या है? स्टैट्यूट. तो पहले देखते हैं स्टैट्यूट का मतलब क्या है. स्टैट्यूट इज लॉ. अरे व्हाट इज स्टैट्यूट? स्टैट्यूट इज लॉ. तो दोनों को जोड़ देता ना. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट मतलब क्या? टू अंडरस्टैंड लॉ. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट सिर्फ नहीं है, स्टैट्यूट के साथ क्या है? डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स है. इस डीड्स और डॉक्यूमेंट्स पर मैं आता हूं, बट देन विल फोकस ऑन इंटरप्रिटेशन एंड स्टैट्यूट फर्स्ट. मैंने कहा इंटरप्रिटेशन इज टू अंडरस्टैंड द लॉ, बट रियल मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन इज टू अंडरस्टैंड. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, स्टैट्यूट का मतलब लॉ है. लॉ मतलब इट इज अ रिटन विल ऑफ लेजिस्लेचर. रिटन विल ऑफ लेजिस्लेचर मतलब हमारी पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया है, उस कानून को पास करते वक्त उनका जो इंटेंशन था, जो इरादा था, जो मकसद था उस कानून को लाने के पीछे, वो उन्होंने इन राइटिंग में पेपर पर क्या कर दिया? मेंशन कर दिया. और जो पेपर में मेंशन कर दिया, लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया, प्रेसिडेंट का असेंट आ गया, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई हो गया, वो बन गया एक्ट, मतलब स्टैट्यूट. और वो स्टैट्यूट इसलिए हम क्या कहते हैं? इट इज अ रिटन विल ऑफ, अरे बोलो, रिटन विल ऑफ लेजिस्लेचर. तो अगर हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को जोड़ दें, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, अंडरस्टैंडिंग द रिटन विल ऑफ लेजिस्लेचर, अंडरस्टैंडिंग द रिटन विल ऑफ लेजिस्लेचर. नाउ पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिटन विल ऑफ लेजिस्लेचर? व्हाई वी नीड टू इंटरप्रेट द स्टैट्यूट? तो लेट अस फोकस ऑन दिस टर्म. सर आपने कहा स्टैट्यूट, जिसमें आपने स्टैट्यूट को दो वेज में एक्सप्लेन किया. आपने कहा स्टैट्यूट इज लॉ, और फिर आपने कहा स्टैट्यूट इज अ रिटन विल ऑफ, बोलो, लेजिस्लेचर. करेक्ट? सर ये स्टैट्यूट आप लॉ कह रहे हो, फिर इस स्टैट्यूट को हमें इंटरप्रेट करने की जरूरत क्या है? ऑलरेडी जो लॉ मेकर्स है उन्होंने स्टैट्यूट को लिख दिया. लॉ मेकर्स ने स्टैट्यूट को ड्राफ्ट किया है. हम कहते हैं जो भी लॉ बना है, डेफिनेटली एक्सपर्ट्स के बगैर लॉ पॉसिबल नहीं है. ध्यान रखना, एक्सपर्ट्स के बगैर लॉ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक्सपर्ट्स ड्राफ्ट लॉ. एक्सपर्ट्स ड्राफ्ट लॉ एंड लॉ इज मेड आउट ऑफ लैंग्वेज. जब एक्सपर्ट्स किसी भी लॉ को ड्राफ्ट करते हैं, वो लॉ ड्राफ्ट करते हैं, एग्जैक्टली एक्सपर्ट्स क्या करते हैं? लैंग्वेज फ्रेम करते हैं. हम कहते हैं एक्सपर्ट्स ड्राफ्ट द लॉ, लॉ इज मेड आउट ऑफ लैंग्वेज, एंड वी से नो लैंग्वेज इज परफेक्ट एज टू लीव नो एम्बिग्विटी. ध्यान से सुनना, क्या दिया मैंने लिखा है लॉ इज ड्राफ्टेड बाय एक्सपर्ट्स. एक्सपर्ट्स ड्राफ्ट करते हैं भाई लॉ, ठीक है ना? एक्सपर्ट्स ड्राफ्ट करते हैं. एक्सपर्ट्स ने गलती नहीं करनी चाहिए, एक्सपर्ट्स गलती करते भी नहीं है, बट एक्सपर्ट जब ड्राफ्ट करते हैं तो वो लैंग्वेज होता है. अब कोई भी लैंग्वेज इस धरती पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि एवरी दैट लैंग्वेज इज अ परफेक्ट लैंग्वेज. Every language will have some ambiguity, some confusion in it. When I refer to the word trust,
जब ट्रस्ट वर्ड है तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट भी हो सकता है, और एक ट्रस्ट का मतलब फेथ और विश्वास भी हो सकता है। मतलब एक ही वर्ड है बट उसके दो मीनिंग्स है। अब जब एक ही वर्ड है उसके दो मीनिंग है, तो जब स्टैच्यूट को इंटरप्रेट करना है, कोर्ट ऑफ लॉ जब उस स्टैच्यूट को पढ़ेगा, लॉ को पढ़ेगा, उसे उस वर्ड का मीनिंग किस कंटेक्स्ट में लेना है ये समझना जरूरी है। अरे बोलो भाई। हम कहते हैं क्योंकि कोई भी लैंग्वेज परफेक्ट नहीं है, हर लैंग्वेज में कोई ना कोई एम्बिग्विटी होती ही है। दैट इज द मेन रीजन वी नीड टू इंटरप्रेट लॉ। बट इसके पीछे और एक रीजन है। जब हम कहते हैं स्टैच्यूट इज अ रिटन विल ऑफ लेजिस्लेचर, क्या कहते हैं? रिटन विल ऑफ लेजिस्लेचर। सो लेट अस अंडरस्टैंड रिटन विल ऑफ लेजिस्लेचर। ये जो लेजिस्लेचर है हमारा पार्लियामेंट, ये जब कोई स्टैच्यूट बनाता है ये कौन से ग्राउंड्स पर बनाता है? कोई भी लेजिस्लेचर स्टैच्यूट बनाते वक्त सिर्फ लैंग्वेज देखता नहीं है। सिर्फ लैंग्वेज देखते हो क्यों? नहीं, लैंग्वेज के अलावा लेजिस्लेचर क्या देखता है? फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ स्टैच्यूट। ओ मतलब स्टैच्यूट को ड्राफ्ट करते वक्त लेजिस्लेचर का फर्ज सिर्फ लैंग्वेज की तरफ नजर रखना नहीं होता है, लैंग्वेज के साथ साथ लेजिस्लेचर का ये भी फर्ज है वो कौन से ग्राउंड्स है, कौन से फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट होते हैं जिस वक्त ये लैंग्वेज मतलब ये स्टैच्यूट ड्राफ्ट हुआ है। और लेजिस्लेचर इस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को जब कंसीडर करता है, उसको कंसीडर करके लैंग्वेज को जोड़कर जब लेजिस्लेचर ड्राफ्ट करता है तो उसे हम कहते हैं रिटन विल, उसे हम कहते हैं रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब लेजिस्लेचर जब कोई लॉ ड्राफ्ट करता है उसमें सिर्फ लैंग्वेज होता है क्या? नहीं, लैंग्वेज के साथ साथ क्या है उनका इंटेंशन बिहाइंड द लॉ। हम कह सकते हैं इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर्स। Intention of lawmakers can be understood not only from the language but also the facts and circumstances that were existing. अब सुनो, इसीलिए intention of lawmakers जब होता है and if there are two interpretations of the intention, जो lawmakers ने लॉ ड्राफ्ट किया ना, उस लॉ को पढ़ते वक्त अगर उसके दो इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं उस वक्त हमें लॉ को इंटरप्रेट करने की जरूरत पड़ती है। मतलब जब किसी लॉ को ड्राफ्ट करते हो उसका प्लेन मीनिंग है, उसका कोई अलग मीनिंग नहीं आ रहा है, तो हमें लॉ को फिर इंटरप्रेट करने की जरूरत ही नहीं, जो मीनिंग जैसे दिया वैसे ही पढ़कर उसे क्या करो, इंप्लीमेंट कर लो। बट लॉ को इंटरप्रेट करने की जरूरत कब आती है? इफ देयर आर टू इंटरप्रिटेशंस ऑफ द सेम प्रोविजन। सेम प्रोविजन में क्यों कह रहा हूं? बिकॉज लॉ इज मेड ऑफ प्रोविजन। अरे बोलो भाई। माई पॉइंट हियर फोकसेस ऑन व्हाई वी नीड इंटरप्रिटेशन। व्हाई वी नीड इंटरप्रिटेशन? नंबर वन, वी नीड इंटरप्रिटेशन बिकॉज एक्सपर्ट्स ड्राफ्ट लॉ एंड लॉ इज मेड आउट ऑफ लैंग्वेज. नो लैंग्वेज इज परफेक्ट as to leave no ambiguity. I hope you're getting it. Law is a written will of legislature. The legislature will always consider along with language the surrounding circumstances that existed while drafting the law. So to understand the true intention of legislature, we need to interpret law. And when this will be required, when a particular provision has more than one interpretation. अरे बोलो भाई, but ध्यान दो, लॉ बनाता कौन है? लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट. दैट इज पार्लियामेंट के अंदर वो पास होता है. बनाते एक्सपर्ट्स हैं, पार्लियामेंट में पास होता है. बट ये जो लॉ पार्लियामेंट में पास होता है, इस लॉ को एनफोर्स करने का, इस लॉ को इंटरप्रिटेशन करने का काम पार्लियामेंट के लोगों का नहीं है. इसका इंटरप्रिटेशन करने का काम कोर्ट का है. किसका है? कोर्ट का. और इसलिए हम कहते हैं इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट to interpret the law as it is drafted. Listen very carefully. It is the duty of the court to interpret the law as it is drafted, even though the law drafted is unreasonable. Even though the law drafted is unreasonable. Sir, इस sentence का एक example दो. Listen.
इंडिया में निर्भया गैंग रेप केस हुआ था और उस गैंग रेप केस के बाद पूरे इंडिया में आवाज उठी थी कि जो भी वहां पर अक्यूज्ड है उन अक्यूज्ड को सजाए मौत होनी चाहिए। इमोशनली पूरा देश इस पर्टिकुलर सजाए मौत के साथ जुड़ा हुआ था और सजाए मौत होना लाजमी था। बट कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते वक्त जो उसमें बिलो 18 जो चाइल्ड इन्वॉल्व था, जुवेनिल जस्टिस कोर्ट के तहत उसको सजाए मौत सुनाई नहीं गई। अंदर से गुस्सा बाहर आता है। ये कैसा जुडिशियल सिस्टम है, कैसा कोर्ट है जिसने इस गैंग रेप केस में सजाए मौत का पूरा देश इसका समर्थन कर रहा है, बट फिर भी कोर्ट ने उस केस में सजाए मौत नहीं सुनाई। रीजन, कोर्ट को इमोशनल होके नहीं चलता है। हमारे लॉ में ही कोई ऐसा प्रावधान, ऐसा प्रोविजन नहीं है कि रेप अक्यूज्ड को सजाए मौत दी जाए। तो कोर्ट ने तो उस रेप अक्यूज्ड को कानून की किताब में जो लिखा था, जो मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकते हैं, वो पनिशमेंट दे दी। कोर्ट ने भले ही वहां पर कोर्ट को लगा, जज को लगा इमोशनली सजाए मौत सही है, बट कैन द जज बी इमोशनल? नो। हम कहते हैं इट इज द ड्यूटी ऑफ द लॉ, it is the duty of the court of law to interpret the law as it is, however unreasonable the law is, however unreasonable the law is. I hope you are getting it. अरे सब लोग हैं कि मेरे साथ? मैंने अभी भी आपसे क्या डिस्कस किया पता? मैंने डिस्कस किया इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या है। व्हाट इज इंटरप्रिटेशन? सब लोग बोलो, व्हाट इज इंटरप्रिटेशन नाउ? अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स? अंडरस्टैंडिंग द लॉ। व्हाट इज स्टैट्यूट? A written will of legislature. Why we need to interpret law? Because statute is made out of language and no language is perfect. Plus statute has the intention of legislature. To understand the true intention of legislature, we need to interpret law. Then sir, okay, we got it interpretation, we got statute, we got why we need interpretation of law, we got the court's duty is to interpret the law as it is, however unreasonable it may be. Then sir, what is this deed and document? Now understand, deed, document, instrument, ये तीन वर्ड्स है। वन बाय वन जब मैं deed कहता हूं तो देखना स्क्रीन पर, deed एक प्लेन पेपर पर जब आप कुछ लिखते हो या कुछ फिगर्स है या कुछ सिंबल्स है, उस प्लेन पेपर पर ध्यान रखना, मैंने क्या लिखा है? प्लेन पेपर पर जो कुछ भी आपने लिखा है, प्लेन पेपर पर जो कुछ भी आपने लिखा है उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। जो प्लेन पेपर पर जो कुछ भी आपने लिखा है उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब ध्यान रखना, अब डॉक्यूमेंट बनने के बाद यही सेम प्लेन पेपर, मान लो यही सारी इंफॉर्मेशन जो आपने उस प्लेन पेपर पर लिखी थी, वही इंफॉर्मेशन अगर आपने एक स्टैम्प पेपर पर, किस पर? स्टैम्प पेपर पर अगर वही इंफॉर्मेशन लिख दी तो बन जाएगा डीड। तो डीड को हम कहते हैं लीगल डॉक्यूमेंट। डीड को हम क्या कहते हैं? लीगल डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है? एनीथिंग रिटन ऑन प्लेन पेपर, बाय वर्ड्स, बाय फिगर्स, बाय सिंबल्स, एनीथिंग रिटन ऑन द प्लेन पेपर इज डॉक्यूमेंट। बट वही डॉक्यूमेंट जब लीगल डॉक्यूमेंट कब बनता है? जब वो एक स्टैम्प पेपर पर लिखा जाएगा। अरे सब लोग है क्या? बट अब सुनो, डॉक्यूमेंट देखा, डीड देखा। सर व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट? इंस्ट्रूमेंट अगेन सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं। हमारे इस डायग्राम में जो डीड है सामने दिख रहा है, ये डीड कहां पर हुआ है? ये डीड कैसे बना? स्टैम्प पेपर पर ड्राफ्ट किया गया, लिखा गया। जो भी उसके ऊपर वर्ड्स, फिगर्स, सिंबल्स थे, उससे वो डॉक्यूमेंट डीड बन गया स्टैम्प पेपर पर क्यों होने की वजह से। और जब इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, मतलब क्या? साइन किया जाएगा बाय द अथॉरिटीज। जब अथॉरिटीज इस पर साइन करेंगे तब ये बनेगा इंस्ट्रूमेंट, तब ये बनेगा इंस्ट्रूमेंट। मतलब ऑन एग्जीक्यूशन, मैं लिख रहा हूं एग्जीक्यूशन मतलब साइन, ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ अ लीगल डॉक्यूमेंट। कुछ स्टूडेंट सिर्फ देख रहे, मैं वक्त नहीं देने वाला आपको एक्स्ट्रा, ध्यान रखना। ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ अ लीगल डॉक्यूमेंट,
वो डॉक्यूमेंट जो लीगल डॉक्यूमेंट था, वो डीड था, वो क्या बन गया? इंस्ट्रूमेंट। तो मुझे बोलो, अगर मुझे किसी इंस्ट्रूमेंट को ड्राफ्ट करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना है? डॉक्यूमेंट पहले एक ड्राफ्ट पेपर, रफ पेपर पर पहले लिख लेना है। उसके अंदर जो भी चेंजेस होंगे रफ पेपर पर, मतलब डॉक्यूमेंट मुझे पहले ड्राफ्ट करना है, उसके अंदर जो भी रिलेवेंट चेंजेस होंगे वो कर देने हैं। उसके बाद उसको डीड के फॉर्म में स्टैम्प पेपर पर लिख लेना है। और जब वो डीड मैं अथॉरिटीज के सामने लेकर जाऊंगा, वो अथॉरिटीज उसे एग्जीक्यूट करेंगे, तब वो बन जाएगा इंस्ट्रूमेंट। ये डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया ना दोस्तों, ध्यान रखना, तीनों डायग्राम्स में कुछ ना कुछ फर्क है। पहले डायग्राम में जब वो डॉक्यूमेंट था उस पर कोई स्टैम्प नहीं था, जब वो डीड बना तो वो स्टैम्प पेपर पर आ गया, और वो डीड जब साइन किया गया अथॉरिटीज की तरफ से तब वो इंस्ट्रूमेंट बन गया। अरे सब लोग ये क्या, हमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स करना है। डीड्स और डॉक्यूमेंट्स ही आगे जाके इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं। So we indirectly need to interpret the statute as well as instruments. पार्टनरशिप डीड होता है, क्योंकि पार्टनरशिप इंस्ट्रूमेंट क्यों कहते नहीं उसे? बिकॉज पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, तो वो डीड होता है, स्टैम्प पेपर पर होता है। जब उसको वो रजिस्टर कर देंगे वो पार्टनरशिप इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। अथॉरिटीज के सामने फॉर्मल तरीके से जब वो अथॉरिटीज साइन करेंगे वो क्या बन जाएगा? इंस्ट्रूमेंट। अरे बोलो भाई। ओके, बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग दिस चैप्टर, दोस्तों अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। मैंने आपको इस चैप्टर का जो टाइटल था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डीड्स और डॉक्यूमेंट, उसका सिनॉप्सिस दे दिया। सब लोग मेरे साथ इस सिनॉप्सिस को समझे कि नहीं? मुझे बोलो। हमने सबसे पहले इंटरप्रिटेशन देखा है, क्या वो समझा है? अंडरस्टैंडिंग। स्टैट्यूट, लॉ, it is a written will of legislature. Why we need interpretation of statutes? I hope that is also clear. What is a document? What is a deed? What is a instrument? वो भी सबको clear है? Okay, very good. We got to know that also. Sir, interpretation में आपने कहा हमें पहले written will of legislature, मतलब पहले उस लैंग्वेज को पढ़ना है और उस लैंग्वेज को पढ़कर उस लैंग्वेज का क्या मीनिंग आता है उसे समझने की कोशिश करनी है। ध्यान रखना, द आर्ट ऑफ फाइंडिंग द ट्रू सेंस ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स गिवन इन लॉ। आई रिपीट, द आर्ट ऑफ फाइंडिंग द ट्रू सेंस ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स गिवन इन लॉ इज इंटरप्रिटेशन। द आर्ट of finding the true sense of meaning of words given in law is interpretation. But when the true meaning given in the law becomes absurd, when the meaning of the words given in law gives absurdity, at that time interpretation fails and construction begins. Interpretation fails and constructions begin. I repeat again. Reading the plain meaning of the text in law, reading the plain meaning of the text in the law is interpretation. But reading beyond the text in the law, शब्दांच्या पलीकडे, beyond the words. जब आपका कोई फ्रेंड फनी ड्रेस पहन के आया, आपने बोला क्या लग रहा है रे तू, इसका मतलब आप उसे अच्छा नहीं बता रहे हो। शब्दांच्या पलीकडे, उस गधे को ये समझना चाहिए, वहां पर कंस्ट्रक्ट करते आना चाहिए। यू आर टॉकिंग टू हिम इन अ सार्कास्टिक मैनर, बट कुछ गधे होते हैं वो कहते अच्छा क्या, वेरी गुड, बिकॉज उसने वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं किया, उसने क्या किया, इंटरप्रिटेशन। आपने जो बोला था उसने वैसे उसे मान लिया, वो करतेगा। तो हम कहते हैं जहां पर इंटरप्रिटेशन एंड होता है वहां से आगे कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। चालू मत बोलो, शुरू होता है। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, तो सर ये इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? कोर्ट ऑफ लॉ। सर कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब जब इंटरप्रिटेशन से बात नहीं जम रही है तभी कोर्ट कंस्ट्रक्शन में जाएगा। एग्जैक्टली। और हम लोग, ध्यान रखना, स्क्रीन पर सब लोग देखना, हमें इस इंटरप्रिटेशन देखना बोला तो कुछ स्टूडेंट सिर्फ देखते हैं, अच्छा लगता है। अरे भाई मैं आपको बोलने वाला नहीं हूं, आप लिखो, आपको लिखना इंप्लाइड है।
और वर्चुअल स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो रिवाइज करके रिवाइंड करके फिर से लिखो, लिखना पड़ेगा आपको। इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। ओ सर, आपने कहा जहां पर इंटरप्रिटेशन फेल होता है वहां से आगे कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। सर, आपने कहा इंटरप्रिटेशन इज गिविंग प्लेन मीनिंग टू द टेक्स्ट एंड कंस्ट्रक्शन इज रीडिंग बियॉन्ड द वर्ड्स गिवन इन द टेक्स्ट। शब्दांच्या पलीकडे, रीडिंग बिटवीन द वर्ड्स। अरे बोलो भाई। ओके, सो इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन जब कोर्ट को करना पड़ता है ना, कोर्ट 4 अलग रास्तों का इस्तेमाल कर सकता है, बट ऐसे नहीं कि कुछ भी कभी भी यूज करे, उसका सिस्टमैटिक तरीका होता है। देयर इज अ सिस्टमैटिक वे फॉर इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ, एंड दैट इज नंबर 1, कोर्ट हर बार पहले प्राइमरी रूल्स, क्या प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का हेल्प लेगा। व्हाट इज प्राइमरी? द बेसिक, द फंडामेंटल, द फर्स्ट रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। मतलब जब भी कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करना है, कोर्ट सबसे पहले प्राइमरी रूल्स की मदद लेगा, और जब प्राइमरी रूल्स फेल हो जाते हैं, देयर आर नो प्राइमरी रूल्स, या प्राइमरी रूल्स उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में फिट नहीं हो रहे, तब कोर्ट सेकेंडरी रूल्स का क्या लेगा? हेल्प लेगा। ओ, तो सेकेंडरी रूल्स कोर्ट कब यूज करेगा? जब प्राइमरी रूल्स फेल होंगे। बट कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां पर डायरेक्टली सेकेंडरी रूल यूज होगा, वहां पर प्राइमरी रूल्स को यूज करने की जरूरत ही नहीं। कैसे? आपको पता चलेगा बाद में। मतलब सेकेंडरी रूल्स यूज करने के 2 रास्ते। कुछ केसेस में प्राइमरी रूल जब फेल होगा तब सेकेंडरी रूल यूज होगा, और कुछ केसेस में डायरेक्टली सेकेंडरी रूल्स यूज होंगे। अच्छा, उसके बाद थर्ड तरीका है जिसको हम कहते हैं इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन। एड्स का मतलब हेल्प, टेक इट इन द राइट सेंस। सो इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन। अच्छा, इंटरनल हेल्प टू इंटरप्रिटेशन कैसे होता है? इंटरनल हेल्प कभी देखा है क्या? बेर एक्ट सुना है? बेर एक्ट क्या होता है? बेर एक्ट, जो बेर होता है वो बेर एक्ट कंपनीज एक्ट का बेर एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट का बेर एक्ट है। बेर एक्ट के साथ साथ, एक्ट के साथ साथ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। हम कह रहे हैं इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन, मतलब लॉ को जब आप पढ़ रहे हो उस लॉ के अंदर ही इंटरनल क्या है? हेल्प है। अरे हम लोग देख चुके हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेक्शन 44 देखा था, पार्शियल अब्सेंस और फेलियर ऑफ मनी कंसिडरेशन। पार्शियल अब्सेंस और फेलियर ऑफ मनी कंसिडरेशन, जो भूल गए याद दिला दूं। पार्शियल अब्सेंस और फेलियर ऑफ मनी कंसिडरेशन में देखा था, अगर कुछ पोर्शन अकोमोडेशन बिल में है और कुछ विथ कंसिडरेशन है, तो जितना विथ कंसिडरेशन है उतना ही हम एनफोर्स कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट भूल गए, याद करने की कोशिश कर रहे, ध्यान दो। मैंने कहा था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स डीड्स डॉक्यूमेंट में यहां पर इंटरनल एड्स निगोशिएबल के उस पॉइंट से कैसे लिंक्ड है? अरे हमने जब सेक्शन 44 पढ़ा था, उसमें सेक्शन 44 में, बेर एक्ट में, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, सेक्शन 44 के प्रोविजन के अंदर ही इलस्ट्रेशन दिया है, उसके अंदर ही एक्सप्लेनेशन दिया है। ये किस लिए दिया है? ऐसे मज्जा में नहीं, वो इंटरनल एड है। मतलब कोर्ट को जब सेक्शन 44 का मीनिंग समझना है तो कोर्ट उस इलस्ट्रेशन को देखता है, उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ता है। मतलब इंटरनल एड ये एक्ट में दिया है, वो कहते इंटरनल एड कहां पर दिया? एक्ट के अंदर, इसलिए उसे इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन कहते हैं। और जब इंटरनल एड से बात नहीं जम रही है तब एंड में करेक्ट एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन हो गया चैप्टर। बस दैट इज द चैप्टर। मतलब इतना ही पढ़ना है, बट इनमें जो जो पढ़ना है वही तो हमें पढ़ना है। ओ तो सर आपने अभी तक हमको, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमको इंटरप्रिटेशन का मीनिंग दिया, हमको स्टैट्यूट्स का मीनिंग दिया, डीड्स और डॉक्यूमेंट्स का मीनिंग दिया, इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग दिया, व्हाई वी नीड इंटरप्रिटेशन बताया, कोर्ट का ड्यूटी है कि टू इंटरप्रेट द लॉ हाउएवर अनरीजनेबल इट में बी, वो भी हमने देखा। फिर हमने इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस देखा, जिसमें देखा इंटरप्रिटेशन जहां पे एंड होता है उसके आगे कंस्ट्रक्शन बिगिन होता है।
और फिर सर आप बता रहे हो कि इस चैप्टर में हमें ये चारों अलग अलग वेज ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ लिए, चैप्टर गेट्स ओवर, दैट्स इट। सो आपके नोट्स में अब पहली बार मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पेज नंबर 118 पर सब लोग आ जाओ। जो स्टूडेंट्स ऑडियो सुन रहे हैं, पेज नंबर 118 ओपन करो। पेज नंबर 118 पर क्या दिया है, हेडिंग क्या दिया है, प्राइमरी रूल्स। ओह सर आपने अभी अभी कहा था प्राइमरी रूल्स, प्राइमरी मतलब बेसिक रूल्स, फंडामेंटल रूल्स। और इस प्राइमरी रूल्स में ध्यान रखना, जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, एग्जांपल आपको लिखना है अलग से, वहां पर मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा, यू हैव टू राइट। जो ऑडियो सुनने वाले स्टूडेंट्स है वो एग्जांपल याद रखो, उससे आपको प्रोविजन याद रखना है। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, पहला प्राइमरी रूल, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। इसमें रूल और कंस्ट्रक्शन कॉमन है। व्हाट इज द वर्ड लिटरल? लिटरल, लिटरल मतलब जैसे, जैसे है वैसे ही, जैसे है, जैसे है वैसे ही, क्या वैसे ही उसे पढ़ना है, ना उससे ज्यादा। हाँ, वैसे ही पढ़ना है, जैसे वो रूल बना है वैसे उस पर्टिकुलर रूल और उस पर्टिकुलर प्रोविजन को। हम लॉ पढ़ रहे ना, लॉ को पढ़ते वक्त प्राइमरी रूल कहता है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। लिसन प्लीज, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन कहता है जैसे वो रूल बना है, जैसे वो सेक्शन बना है, जैसे वो प्रोविजन लिखा गया है, वैसे उसे पढ़ना है। लिटरल, इस वर्ड से मुझे याद आता है, 4-5 दोस्त बैठे, एक दोस्त की 3-4 दोस्त में मिलकर उसमें से एक दोस्त काफी छेड़खानी कर रहा है, काफी तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है उस एक दोस्त को। वो एक दोस्त को बोलता है लिटरली तुझे बोलता हूं चुप बैठ वरना मार खाएगा। इतना कहने के बावजूद अगली बार वो फिर से उसे छेड़ता है, वो टप्पू देता है उसे। क्यों? बिकॉज उसने वर्ड कौन सा यूज किया था, लिटरली। मतलब तुझे बोल दिया था एक बार तू मत करना तंग, फिर भी तूने किया, तू मार खाएगा। मतलब जो बोल रहा है वो समझ जा। अरे यस और नो। तो लिटरल का मतलब क्या पता है? गिविंग, गिविंग प्लेन मीनिंग, गिविंग प्लेन मीनिंग टू द टेक्स्ट ऑफ लॉ, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट ऑफ लॉ इन इट्स प्लेन मीनिंग, इन इट्स नेचुरल, ordinary and grammatical sense. When you understand words, phrases or sentences, when you understand words, phrases or sentences given in law in their natural meaning, in their ordinary meaning, in their grammatical meaning, it is known as rule of literal construction. बहुत simple words में मैंने बता दिया। What is rule of literal construction? When words, phrases or sentences in law are read in their natural, ordinary and grammatical meaning, it is known as rule of literal construction. Ordinary meaning है, but what we interpret from this, when words, phrases or sentences have only one meaning, मैं क्या कह रहा हूं? When words, phrases or sentences have only one meaning, their only rule of literal construction will be succeed. मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे? When words, phrases or sentences have only one meaning, at that time rule of literal construction is possible. But if that one meaning which the word, phrase or sentence has, if that one meaning is applied in the given circumstances, if that one meaning gives absurdity, if that one meaning gives absurdity, if that one meaning suggests a different meaning in that context, अरे बोलो, तो वहां पर रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन काम में नहीं आएगा। बिकॉज रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन तभी काम में आता है जब एक वर्ड का एक ही मीनिंग है, बट वो उस मीनिंग को अगर हमने लॉ में इंटरप्रेट करने की कोशिश की उस कंटेक्स्ट से, तो वो मीनिंग अगर एब्सर्डिटी देता है तो रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन फेल्स, वो जेबते का। और इसलिए ध्यान रखना, जब एक एग्जाम्पल है जो हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में पढ़ चुके हैं, बेलमेंट में हमने पढ़ा है डिलीवरी ऑफ गुड्स। जब मैं डिलीवरी कहता हूं तो डिलीवरी का मतलब लिटरल सेंस में होता है एक्चुअल डिलीवरी,
सिंबॉलिक डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे हैं? तो डिलीवरी में ये तीनों वर्ड्स आएंगे। हां, अगर ये एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव को छोड़कर, या ये तीनों वर्ड्स अगर हम लॉ को पढ़ते वक्त अगर इंटरप्रेट करने में एब्सर्डिटी आ रहा है, तो उस केस में डिलीवरी का इंटरप्रिटेशन वहां पर फेल होगा। अरे बोलो, सब लोग हैं मेरे पास? पक्का? तो सब लोग रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन के नीचे आप देखना, वहां पर इन ब्रीफ जगह दिया, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो वहां पर क्विकली। पॉइंट नंबर 1 सब लोग लिखेंगे वहां पर। व्हेन words, comma, phrases and sentences are to be given क्या? Natural, comma, ordinary or popular and grammatical meaning, and grammatical meaning. Point number 1. Point number 2, it is used, bolo bolo, when words, timber timber timber, matlab kya? Phrases and sentences. When words, phrases and sentences have only one meaning. Point number 3, however, if use of it gives absurdity to the text in law or suggests a different meaning, comma, it fails. मतलब जब उसका यूज करने से लॉ के उस टेक्स्ट में एब्सर्डिटी आ रहा है, डिफरेंट मीनिंग आ रहा है, जो इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर है वो समझ में नहीं आ रहा है, उस केस में लिटरल कंस्ट्रक्शन फेल हो रहा है। वो झेपते का सगना कळतंय का? मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया है, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। याद कैसे रखना? सर ने कहा था लिटरल, और ये पहला प्राइमरी रूल है। मतलब कोर्ट में जब कोई केस स्टैंड होगा और जज लॉ को पढ़ रहा है, स्टैट्यूट को पढ़ रहा है, तो पहले वो स्टैट्यूट को लिटरली जैसे दिया वैसे इंटरप्रेट करेगा। पर जब वहां पर उसे लगेगा अरे ये इस वर्ड का एक ही मीनिंग है, बट ये मीनिंग यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो लिटरल कंस्ट्रक्शन फेल्स। और उसके बाद फिर सेकेंड रूल आता है, और वो रूल दिया है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। क्या दिया है? अरे बोलो, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, लॉजिकल कंस्ट्रक्शन। ओ, तो सर आपने कहा है व्हेन गिविंग प्लेन मीनिंग, natural meaning, ordinary meaning, grammatical meaning, popular meaning to that particular text in language fails, it gives absurdity. उस केस में literal construction नहीं आएगा, logical construction आएगा, reasonable construction आएगा। literal के opposite reasonable। Let us understand, don't read, just listen to me. एक पार्क में गार्डन जो था, उस गार्डन के एग्जैक्टली बीच में जहां पे लॉन था, लॉन के बीचों बीच एक होर्डिंग था, और होर्डिंग पर लिखा था डू नॉट वॉक ऑन द ग्रास। यस, एक बंदा शाम में 5, 5:30 बजे अपने शूज पहन के उस पर्टिकुलर लॉन पे दौड़ने लगा, उसको पकड़ा गया, उसको फाइन लगाने के लिए कहा गया। उसने कहा गलत है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने कहा देखो उस पर लिखा है डू नॉट वॉक ऑन द ग्रास। ओके, मैं चल नहीं रहा था, मैं तो दौड़ रहा था। जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने लिटरल कंस्ट्रक्शन यूज नहीं किया, कोर्ट ने वहां पर उसको लॉजिकल कंस्ट्रक्शन के टेक्स्ट में देखा, बिकॉज लिटरल कंस्ट्रक्शन फेल हो गया। वॉकिंग इज नॉट इक्वल टू रनिंग, वॉकिंग इज डिफरेंट, रनिंग इज डिफरेंट। वो जेबते का सगना मतलब एक वर्ड एक मीनिंग, वन मीनिंग, लिटरल कंस्ट्रक्शन, बट दैट मीनिंग फेल्स, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, लॉजिकल कंस्ट्रक्शन। आई होप यू देयर।
तो उधर नीचे रीजनेबल कंस्ट्रक्शन के एग्जैक्टली नीचे उधर एग्जाम्पल दिख रहा है सबको, तो मैंने एक्सप्लेन किया अभी आपको, जस्ट पढ़ लो क्या लिखा है। When notice is written in a park, do not walk on the grass. The court will give it a more logical and sensible meaning. That is, the notice intends to prohibit people from spoiling the grass through acts like walking or alike on it. अरे बोलो भाई, तो उधर नीचे लिखो इन ब्रीफ में सब लोग अगेन। पॉइंट नंबर 1, if any word in law can be given, if any word in law can be given only one meaning, comma, but that meaning leads to absurdity, comma, then rule of reasonable oblique logical construction is used। और यस और नो, तो उसके आगे पॉइंट नंबर 2 लिखना, if the letter of law is not clear, if the letter of law is not clear, comma, the interpretation must be बोलो, according to the purpose, comma, policy, comma, object or spirit of law, ध्यान रखा, मैंने 2 सेंटेंसेस में रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन बता दिया। पहला सेंटेंस में लिखा एक वर्ड का एक मीनिंग है, वो जब मीनिंग एब्सर्डिटी देता है तब रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन आएगा। सेकंड पॉइंट में लिखा है जब लेटर ऑफ लॉ क्लियर नहीं है तब भी रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन आएगा। लेटर ऑफ लॉ क्लियर नहीं है, हमें लॉ पढ़ने के बाद क्लैरिटी नहीं आ रही है, तब भी रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन आएगा। अरे बोलो भाई, 2 प्राइमरी रूल्स अभी तक डिस्कस किए बगैर देखे। मुझे पहला रूल क्या था? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन इन 1 लाइन। टेल मी, 1 लाइन रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, 1 वर्ड 1 मीनिंग, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन इन 1 लाइन, 1 वर्ड 1 मीनिंग फेल्स और लीड्स टू एब्सर्डिटी, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। और लॉ इज नॉट क्लियर तब रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। बढ़ो आगे, पक्का। नेक्स्ट थर्ड रूल क्या दिया है? रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस मतलब पीसफुल। अच्छा, मतलब प्यार मोहब्बत से, पीसफुली, हार्मोनियसली यहां पर लॉ को इंटरप्रेट किया जा रहा है। अब ये कैसे होगा? प्लीज पढ़ो मत, सिर्फ सुनो। हम लोग इस रूल को बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल माना गया amongst all the primary rules, even though first rule was rule of literal construction, rule of harmonious construction काफी महत्वपूर्ण है। और ये जिसको समझ में आ गया, ध्यान रखना, उसको ये प्राइमरी रूल्स बहुत आसान है। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन जितना आप मुझे सुनोगे, ध्यान दोगे, उतना आपको बेटर समझेगा। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, दे से when in a particular act there are 2 provisions, and both the provisions are in conflict with each other. When in an act there are 2 provisions and both the provisions contravene each other, are in conflict with each other, at that time it is the lawmaker's duty, it is the court of law's duty to reconcile both the provisions. I repeat, when in an act there are 2 provisions and both the provisions contradict each other or in conflict with each other, at that time it is the duty of court of law to reconcile both, to harmonize both,
मतलब इस तरह की कोशिश होनी चाहिए जिससे वो कॉन्फ्लिक्ट दूर हो और बीच का रास्ता निकले। कोर्ट की कोशिश क्या होनी चाहिए? वो कॉन्फ्लिक्ट दूर हो और बीच का रास्ता निकले। अगर कोर्ट उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने में कामयाब नहीं रहा और वो पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव द कॉन्फ्लिक्ट, उस केस में लॉ में लिखा है जो रूल, जो प्रोविजन बाद में आया था, दैट विल ओवरराइड द अर्लियर प्रोविजन। मतलब तो पहले कोर्ट ने उसको रिकंसाइल करने की कोशिश करनी है, और जब रिकंसाइल संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है, उस केस में जो बाद में प्रोविजन आया था, दैट विल ओवरराइड द अर्लियर प्रोविजन। अरे बोलो भाई, सब लोग हैं मेरे साथ? ओके सर, एग्जाम्पल दो, लिसन वेरी केयरफुली। मैं जो एग्जाम्पल देने आ रहा हूं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है, सीए फाइनल का डिस्कशन है, बट मैं दोनों सेक्शंस का आपको मीनिंग दूंगा टू हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। साथ ही साथ एक और एग्जाम्पल दूंगा जो सीए इंटर लेवल का है। एक काम करते हैं, पहले सीए इंटर लेवल का एग्जाम्पल देखते हैं, सेक्शन 96 एंड सेक्शन 137। आपको तो आता ही है, यस और नो? आई नो, नहीं पता है? अच्छा सुन लो। Section 96 of the Companies Act 2013 talks about annual general meeting. हाँ, ऐसा कुछ पढ़ा है हमने। Section 96 of the Companies Act 2013 talks about annual general meeting, and Section 137 of the Companies Act talks about copies of balance sheet and financial statements to be filed with registrar. Copies of balance sheet and financial statements to be filed with registrar. Now listen carefully, all of you. सेक्शन 96 में लिखा है, इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट एजीएम, कंडीशन नंबर 1, ओनली सेक्शन 96 में बोल रहा हूं, ओनली सेक्शन 96। सेक्शन 96 में लिखा है, सब्सिक्वेंट एजीएम, वन मीटिंग मस्ट बी हेल्ड इन कैलेंडर ईयर एंड गैप बिटवीन टू मीटिंग्स मस्ट नॉट एक्सीड, अरे बोलो, मस्ट नॉट एक्सीड 15 months, एंड इट मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यहां तक सब लोग हैं? सब्सिक्वेंट एजीएम के लेकर 3 कंडीशन है, 1 मीटिंग इन इच कैलेंडर ईयर, गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स मस्ट नॉट एक्सीड 15 months, एंड मीटिंग मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आई अज्यूम ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो ही सब्सिक्वेंट एजीएम वैलिड है। ये मैंने आपको पढ़ा है, आपने पढ़ा है मेरे भाई? जाओ बाहर, बिकॉज यू आर डिस्ट्रैक्टिंग मी। अब ध्यान दो, सेक्शन 96 के 3 प्रोविजंस मैंने आपको बता दिए। सेक्शन 137 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कहता है, विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर द बैलेंस शीट, P&L एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जितने सब आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, CFS वगैरह सब आता है ना, विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार। अरे बोलो, सब लोग हैं मेरे साथ? बट उसमें उन्होंने कहा, क्या कहा है? विद इन 6 months कहा है, एजीएम मस्ट बी हेल्ड, और एजीएम हेल्ड होने के बाद विद इन 60 days, एजीएम हेल्ड होने के बाद विद इन 60 days। अरे पता है कि नहीं? 137 कहता है विद इन 6 months एजीएम मस्ट बी हेल्ड, एंड विद इन एजीएम हेल्ड विद इन 60 days यू हैव टू फाइल। बट दोस्तों, सेक्शन 96 कहता है, अगर सफिशिएंट रीजन रहा तो आरओसी एजीएम को हेल्ड करने के लिए 3 महीने तक का एक्सटेंशन दे सकता है। अब ये सिर्फ सेक्शन 96 में लिखा है। सेक्शन 96 कह रहा है 3 महीने तक एक्सटेंशन मिल सकता है। सेक्शन 137 में एक्सटेंशन की कोई बात नहीं है। सेक्शन 137 कहता है कि आपको 6 months के बाद, अगर एजीएम नहीं होता है, 6 months के बाद विद इन 60 days आपको फाइल करना है। अरे बोलो भाई, एजीएम नहीं हुआ तो विद इन 6 months के बाद विद इन 60 days आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने हैं। तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। हमारा सेक्शन 96 कहता है विद इन 6 months अगर आप हेल्ड नहीं कर सकते हो, वैलिड रीजन है, आरओसी आपको 3 महीने तक एक्सटेंशन दे सकता है। और 137 कहता है अगर एजीएम नहीं भी हुआ तब भी आपको 60 days के अंदर फाइल करना है। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, और यहां पर रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन आता है, और वो कहता है दोनों प्रोविजंस को ऐसे इंटरप्रेट करो। इस केस में 96 का जो प्रोविजन है 3 months का एक्सटेंशन मिलेगा, जैसे ही सेक्शन 96 के 3 months का एक्सटेंशन मिलेगा, वैसे ही सेक्शन 137 में भी जो 6 months का पीरियड है वो बढ़ के 9 months होगा।
ऑटोमेटिकली वो रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के तहत है, वरना दोनों कॉन्फ्लिक्ट में होंगे। अरे बोलो, बाद में हम वो पढ़ने वाले नीचे, ये मैंने आपको ओरली बताया, सबको समझा? इसको लेकर के स्टडी आता है, मैंने पूरा एक्सप्रेशन देंगे और बोलेंगे कौन से रूल के तहत रिकंसाइल होगा। आपको ना रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, और सर ने सीक्वेंस बताया, पहले जो कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस है उनको रिकंसाइल करने की कोशिश करो। रिकंसाइल होता है, अच्छी बात है। इम्पॉसिबल है तो जो प्रोविजन बाद में आया दैट विल ओवरराइड द अर्लियर प्रोविजन। अच्छा, अब जो सेकंड एग्जांपल है, ध्यान रखना, आपको डेफिनेटली समझेगा, इवन दो इट इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। मैं स्क्रीन पर दो सेक्शंस लिख रहा हूं बिकॉज यू आर नॉट स्टडीड दिस। कंपनीज एक्ट में दो सेक्शंस है, एक है सेक्शन 179, एक है सेक्शन 186। सब आपके नोट्स में दिया है, यहां पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ये मैं पार्ट बता रहा हूं, ये आपको नोट्स में मिलेगा बाद में। सेक्शन 179, 186 चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान नहीं होगा। 179 टॉक्स अबाउट पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड 186 टॉक्स अबाउट कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। प्लीज ध्यान रखना, नजर हटी दुर्घटना घटी, बिकॉज ये सीए फाइनल का सेक्शन में आपके सामने रख रहा हूं। सेक्शन 179 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर में मैं लिख रहा हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव पावर टू डेलीगेट पावर टू इन्वेस्ट, गिव लोन और बोरो। बोरो के उधर ब्रैकेट में मैं लिखूंगा अदरवाइज देन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स बोरो करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डेलीगेट नहीं कर सकते। मैंने क्या लिखा है, प्लीज ध्यान रखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव अ पावर टू डेलीगेट देयर पावर, विच इज देयर पावर? नंबर 1 टू इन्वेस्ट, नंबर 2 टू गिव लोन, नंबर 3 टू बोरो। किससे डेलीगेट कर सकते हैं? टू मैनेजिंग डायरेक्टर, कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स और एनी ब्रांच ऑफिसर। किसको डिलीट कर सकते हो अपने पावर्स को? मैनेजिंग डायरेक्टर को, कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स को, या ब्रांच ऑफिसर को। ब्रांच में कोई ऑफिसर है तो उसको डेलीगेट कर सकते, भैया तू इन्वेस्ट कर देना। 179 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने कौन से पावर डेलीगेट करने का अथॉरिटी देता है? सब लोग बोलो, अरे बोलो भाई। पावर टू इन्वेस्ट, power to give loans and power to borrow otherwise they're on debenture। and 186 जो कहता है corporate loans and investment, वो कहता है any loan or investment to be made by company, to be made or given by company to any person। मैं उसके नीचे लिख रहा हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग के अंदर वो डिसीजन होना चाहिए विथ यूनानिमस अप्रूवल। मैंने लिखा है एनी लोन और इन्वेस्टमेंट टू बी मेड और गिवन बाय कंपनी टू एनी पर्सन। डिसीजन कहां पर होना चाहिए? अरे बोलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में विद यूनानिमस अप्रूवल, मतलब सारे डायरेक्टर्स का कंसेंट लगेगा। अरे दोस्तों, यहां पर देखना, दो प्रोविजंस सेम एक्ट के एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे। 186 कह रहा है अगर लोन देना है या इन्वेस्टमेंट करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में फैसला होना चाहिए विद यूनानिमस अप्रूवल। और 179 कह रहा है आप लोन देना है, इन्वेस्टमेंट करना है या बोरो करना है, आप किसी कमिटी को डेलीगेट करो। अरे बोलो, तो अगर 179 का किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस्तेमाल करके अपना बोरो, इन्वेस्टमेंट और लोन का पावर डेलीगेट कर दिया तो 186 का कंप्लायंस पॉसिबल ही नहीं है। अरे बोलो, और इसलिए रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन आता है। सब लोग सुन रहे क्या?
रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहता है ऐसे केस में डोंट वरी, पहले रिकंसाइल करो। रिकंसाइल पॉसिबल है कि नहीं देखो, यहां पर पॉसिबल है। कैसे? उन्होंने इसका बीच का रास्ता दिया है। एक काम करो, आपको 186 भी कंप्लाई करना है, 179 भी करना है, लेट अस डू इट। आप के कंपनी को सेक्शन 186 के तहत इन्वेस्टमेंट करना है या लोन देना है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल करो, यूनानिमस अप्रूवल पास करके ये इन्वेस्टमेंट करने का और लोन देने का पावर एक कमिटी को या एमडी को डेलीगेट कर दो। जिसको समझा ठीक, जिसको नहीं समझा फिर से सुनो। 186 सेक्शन कहता है अगर आपको लोन देना है या इन्वेस्टमेंट करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग कॉल करो एज पर 186, और उस मीटिंग को कॉल करने के बाद उस मीटिंग में यूनानिमस अप्रूवल पास करके वो जो इन्वेस्टमेंट करने का या लोन देने का पावर है वो एक कमेटी को डेलीगेट कर दो। मतलब 186 का कंप्लायंस भी हो गया और 179 के तहत हमने डेलीगेट भी कर दिया। हमने रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यूज किया। वी हार्मोनाइज्ड, रिकंसाइल्ड बोथ द प्रोविजंस। अरे बोलो भाई, 3 रूल्स देखे अभी तक, बगैर देखे। पहला रूल, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, 1 लाइन बोलो, 1 वर्ड 1 मीनिंग। रूल ऑफ रीजनेबल ऑब्लिक लॉजिकल कंस्ट्रक्शन, 1 word 1 meaning leads to absurdity or language of law is not clear, reasonable construction. Rule of harmonious construction, when 2 provisions in the same act are in conflict, we must reconcile both the provisions, harmonize both the provisions peacefully. It is known as rule of harmonious construction. सब लोग है मेरे साथ? पक्का? बढ़ू में आगे, लंबी सांस लो। अब देखना आपके नोट्स में वहीं पर रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के नीचे सब प्रबंध किया हुआ है मैंने आपके लिए। वहां पर जो एग्जाम्पल है, बाद में फुर्सत में एग्जाम्पल नंबर 1 आप पढ़ोगे, उसके नीचे एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है। दोनों मैंने डिस्कस किया आपसे। कौन द नेक्स्ट पेज? रूल नंबर 4, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन ये डिस्कस करने से पहले क्यों ना हम वहां पर हमारा लिख ले इन ब्रीफ, तो लिख लो ना रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को। पॉइंट नंबर 1 आई डिक्टेट, आप लिखो, when provisions in a statute, conflict with each other, comma, the court of law must try and reconcile oblique harmonize both the provisions, to understand the true intention of legislature. समझ रहा है कि नहीं? Harmonize both the provisions to understand the true intention of legislature. फर्स्ट सेंटेंस सबको समझा? पॉइंट नंबर 2, इफ नॉट पॉसिबल, आप लिखो इफ नॉट पॉसिबल, comma, the provision which was amended oblique introduced later, later will prevail, वो जेबतेगा। और इसका मतलब ये नहीं है एक एक्ट में एक्सेप्शंस है, आप कह रहे हो मेन प्रोविजन में एक्सेप्शन है, अच्छा दोनों कॉन्फ्लिक्ट में, दोनों को रिकंसाइल करो। एक एक्ट में एक सेक्शन के नीचे उसके एक्सेप्शंस दिए, आप कह रहे हो सर ये उसको कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, एक काम करो रिकंसाइल करो उसे। वहां पर रिकंसाइल नहीं होता है। मैंने कहा जब 2 अलग प्रोविजंस एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। सब लोग है?
आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, जिसका और एक नाम दिया है हिडन्स रूल, जिसका और एक नाम दिया है मिसचिफ रूल, जिसका और एक नाम दिया है पर्पसिव कंस्ट्रक्शन। बाबा रे बाबा, चार चार नाम है। रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, हिडन्स रूल, उसके बाद मिसचिफ रूल, उसके बाद पर्पसिव कंस्ट्रक्शन। सर इसमें एक चीज समझ रही है, वो है मिसचिफ रूल। वी आर फेमस इन मिसचिफ और वी आर एक्सपर्ट्स इन मिसचिफ। मिसचिफ, व्हाट इज मिसचिफ? ओके, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, बेनिफिशियल जो ज्यादा फायदेमंद है। सर हमको हमारा फायदा समझता है, कंस्ट्रक्शन मतलब अंडरस्टैंडिंग, बेनिफिशियल मतलब फायदा। तो मतलब क्या, सुनो, लिटिल कंस्ट्रक्शन क्या था? वन वर्ड। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन मेरे पास देखो, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। एक वर्ड दो मीनिंग, तो जो ज्यादा फायदेमंद है वो ले लो और उस मिसचिफ को क्या करो, दूर करो। अरे समझ रहा है कि नहीं? तो ऐसा किया तो कौन सा रूल? लिटिल कंस्ट्रक्शन। ऐसा किया तो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। अरे समझ रहा है कि नहीं? पक्का? तो रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन के उधर नीचे इन ब्रीफ दिख रहा है ना? और दिख रहा है कि नहीं? तो उधर लिखो पॉइंट नंबर 1 सब लोग। It is applicable only when a particular rule is ambiguous and is capable of different meanings. Is capable of different meanings. कुछ स्टूडेंट्स को ये रूल बहुत पसंद आता है। मीनिंग which can suppress the mischief and advance the remedy. Suppress the mischief मतलब remove the ambiguity, remove the ambiguity and advance the remedy मतलब क्या? Find out a solution. Remove the ambiguity and find out the solution should be taken and other meaning to be discarded, to be discarded. और ध्यान रखना दोस्तों, इस रूल को हिडन्स रूल क्यों कहते हैं? आप चाहो तो लिख लेना। अप्लाइड फर्स्ट टाइम, applied first time in the Hiddens case, applied first time in Hiddens case, Hiddens case, Hiddens case। इसलिए इस रूल का और एक नाम है व्हाट? हिडन रूल, हिडन्स रूल। और ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपको रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन ना आते हुए शॉर्ट नोट ऑन हिडन्स रूल आएगा, इसलिए वो चारों नाम दिया है। रूल ऑफ पर्पसिव कंस्ट्रक्शन आ सकता है, मिसचिफ रूल आ सकता है। सबका नाम भले ही वहां पर नाम अलग है, नाम भले ही अलग है, बट मीनिंग एक ही है। सबको क्लियर है? चार रूल देखे रिवर्स में, रिवर्स फोर्थ रूल ऐसा करने, देखो ऐसा 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 मतलब दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, तो ऐसा बोलेगा। ऐसा इधर उधर देखो मत, मेरे पास देखो। तो कौन सा रूल? बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, दो प्रोविजंस कॉन्फ्लिक्ट में, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। उसके बाद रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, फेल हो रहा है तो रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। और यस और नो एंड वन वर्ड टाली हो गया। चार रूल डिस्कस किए। प्राइमरी रूल का सेकंड लास्ट प्राइमरी रूल क्या दिया वहां पर? रूल ऑफ एज्यूज देम जनरीज। ओ ये एग्जाम में जब आता है ना, स्टूडेंट लगता है बहुत डिफिकल्ट है। आउट ऑफ ऑल द 6 प्राइमरी रूल्स ये सबसे आसान है,
और मेरा फेवरेट है रूल ऑफ एजुस देम जनरस. आई लाइक दिस रूल अ लॉट. रूल ऑफ एजुस देम जनरस बिकॉज ये समझाने में अलग ही मजा है. ध्यान रखना, रूल ऑफ एजुस देम जनरस कहता है ऑफ द सेम काइंड और स्पीसीज, उधर ऐड करना और स्पीसीज, ऑफ द सेम काइंड और स्पीसीज. इसका मतलब क्या है सुन लो. वर्ड्स ऑफ द सेम काइंड और स्पीसीज रूल ऑफ एजुस देम जनरस में आते. जब मैंने कहा कैट, डॉग, हॉर्सेस एटसेट्रा, तो एटसेट्रा वर्ड इज अ जनरल वर्ड and cat, dog, horses are special words. This rule says the general word will derive its color from the special word. जब मैं कहता हूं cat, dog, horses, etc., it refers to all the domestic animals. वहां पर lion, tiger, wolf, elephant नहीं आएगा. अब कुछ लोग बोलेंगे सर हम लायन को भी पालते, एक्सेप्शंस आर देयर. मैं आपको जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो. जब कैट, डॉग, हॉर्सेस एटसेट्रा कह रहा हूं तो एटसेट्रा में आगे कौन से एनिमल्स आएंगे? ऑल द डोमेस्टिक एनिमल्स. जब मैं डियर, रैबिट एटसेट्रा कह रहा हूं तो ऑल हर्बीवोरस एनिमल्स. वहां पर लायन, टाइगर नहीं आएंगे. आई होप यू आर गेटिंग. मतलब रूल ऑफ एजुस देम जनरस बड़ा सिंपल है. द जनरल वर्ड्स विल डिराइव देयर कलर फ्रॉम स्पेसिफिक वर्ड्स और स्पेशल वर्ड्स. इसका और एक एग्जांपल जो अक्सर कस्टम्स वाले, हम कहते कस्टम्स के रूल्स में आता है. अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो, अक्सर आपको रूल्स रेगुलेशन जो एयरपोर्ट पर मिलेंगे वहां पे लिखा होता है एयरपोर्ट पर आर्म्स, एम्युनिशन, गन पाउडर एंड ऑल अदर गुड्स आर प्रोहिबिटेड. क्या लिखा होता है? आर्म्स, एम्युनिशन, गन पाउडर एंड ऑल अदर गुड्स आर प्रोहिबिटेड. अब ऑल अदर गुड्स में कोई भी गुड्स नहीं आएगा. वही गुड्स जो आर्म्स, एम्युनिशन और गन पाउडर से जुड़े हुए. मतलब द जनरल वर्ड विल डिराइव इट्स कलर फ्रॉम स्पेसिफिक वर्ड. हो गया रूल ऑफ एजुस देम जनरस. सिंपल है ना. तो लिखो उधर नोट्स में आपके नीचे इन ब्रीफ में, व्हेन द स्टैट्यूट contains specific words, when the statute contains specific words constituting a class or category, comma, not exhaustive in nature, then unless otherwise intended, the general words shall follow the specific words. अरे बोलो, सब लोग हैं मेरे साथ? ध्यान रखना, अनलेस अदरवाइज इंटेंडेड बहुत जरूरी है. कुछ केसेस में स्पेसिफाई किया होगा कि ऑल दी फॉरेस्ट एनिमल्स. अगर वैसे फॉरेस्ट एनिमल्स में आ गया तो आपको वहां पर एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड. ध्यान रखना, मतलब रूल ऑफ एजुस देम जनरस कब फेल होगा? जब जनरल वर्ड स्पेसिफिक वर्ड से कलर डिराइव नहीं कर रहा है, बिकॉज द वर्ड्स गिवन बिफोर आर नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास और कैटेगरी. तब जनरल वर्ड फेल होगा. मतलब स्पेसिफिक कलर हुआ तो ही जनरल कलर उसका आएगा ना. अरे सब लोग है क्या? ओके, 5 रूल दिख लिए, प्राइमरी रूल्स. अगर आप देखना, आज के डिस्कशन की जब शुरुआत हुई थी, मैंने आपको बैकग्राउंड देने के बाद स्क्रीन पर आपको यहां पर ये लिख कर दिया था कि इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन में हमें ये चारों को देखना है, जिनमें से पहला एरो प्राइमरी रूल्स में 5 प्राइमरी रूल देख लिए. कुछ स्टूडेंट अलग दुनिया में चले गए, आ जाओ बाहर. लास्ट प्राइमरी रूल जो दिया, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, उसमें अगेन आप देखना 3 पॉइंट्स है. रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन में दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 एक्सेप्शनल. लिसन, उसे पढ़ने से पहले
मतलब ये रूल एक्सेप्शनल सिचुएशंस में यूज होगा, इट इज नॉट नॉर्मल रूल। एक्सेप्शनल सिचुएशन में कैसे होगा? उन्होंने पहला रूल दिया कॉमन सेंस रूल। कॉमन सेंस रूल एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन में क्यों आता है? लिसन केयरफुली। हम कहते हैं वी हैव टू रीड, प्लीज लिसन, वी हैव टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड गिवन इन द स्टैट्यूट टू इंटरप्रेट स्टैट्यूट। ओके, तो अच्छी बात है। You have to read each and every word in the statute to interpret statute. But some words in the statute do not have any meaning. Is, are, a, the. They don't have any meaning. Is, are, a, the. They are articles. They have grammatical meanings. अरे बोलो भाई, that word alone itself doesn't have any meaning. हम कहते हैं हर word का meaning देखो। तो common sense rule क्या कहता है? उधर underline करो। Generally full effect must be given to every word. समझ रहा है क्या? But common sense आगे आ रही है, ब्रैकेट में डाला, if no sensible meaning can be fixed to a word, bracket close, it should be, अरे भाई, eliminated. Is, are, the, ऐसे वर्ड्स को एलिमिनेट करके मेन वर्ड जो है उनके मीनिंग को लिंक करो। कॉमन सेंस लगाओ ना। आप हर एक वर्ड को वहां पर मीनिंग दे नहीं सकते, अगर दे नहीं सकते तो कॉमन सेंस अप्लाई करो। अरे बोलो, सब लोग है मेरे साथ? कॉमन सेंस रूल क्यों कहते हैं? बिकॉज यहां पर जब किसी वर्ड को हम जो सेंसिबल मीनिंग दे नहीं सकते तो कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? बट आगे दिया कंजक्टिव एंड डिसजंक्टिव वर्ड्स। कुछ स्टूडेंट प्लीज सीट प्रॉपर्ली, योर सिटिंग सेज मी दैट यू आर नॉट अटेंटिव। कंजक्टिव एंड डिसजंक्टिव वर्ड्स। कंजंक्शन पता है सबको? एंड दो सेंटेंसेस को जोड़ देगा। डिसजंक्शन और दो सेंटेंसेस के बीच में जब और होगा दो सेंटेंस को अलग कर देगा। बट एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन है तो ध्यान दो, वो कहते हैं इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस द कंजक्टिव वर्ड may be used as disjunctive and the disjunctive word may be interpreted as conjunctive. क्या दिया मेरे साथ पढ़ो? The absurd words are sometimes interpreted differently in variation to their ordinary dictionary meaning to give effect to the true intention of legislature. Very good. लेजिस्लेचर के ट्रू इंटेंशन को अगर हमें इफेक्ट में लाना है, उसको अगर वाकई में समझना है, तो ऐसे केस में हम उस ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग से हटकर उसको अलग मीनिंग देंगे। उन्होंने आगे अंडरलाइन करना, इफ देयर यूसेज रिजल्ट्स इन एब्सर्डिटी दे शुड बी अवॉइडेड। एग्जांपल, इन सम केसेस एंड may be read for or and or for and। वो झेपतेगा। बट अगेन ये कब आएगा? एक्सेप्शनल सिचुएशंस में, जब ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड और से आ नहीं रहा है, तब कोर्ट टू देयर एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन लगाएगा। ओके, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन में पहला रूल क्या था? कॉमन सेंस रूल। दूसरा कंजंक्शन एंड डिसजंक्टिव वर्ड। तीसरा दिया है मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी प्रोविजंस। उसे इंपॉर्टेंट मार्क करो, इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली पहले 4 रूल्स 5 रूल्स तो इंपॉर्टेंट है, बट इन तीनों में ये इंपॉर्टेंट है। मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी, प्लीज डोंट रीड। जितना आप इस चैप्टर को दिमाग ठंडा रखकर सिर्फ मेरी बातों को सुनोगे आपको आसान लगेगा। हम ये सब पढ़ चुके हैं, सिर्फ लिंक करना है। मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी, ध्यान रखना, मतलब कुछ प्रोविजंस एक्ट के अंदर मैंडेटरी होते हैं, कुछ प्रोविजंस डायरेक्टरी होते हैं, मतलब डिस्क्रिशनरी होते हैं। सुनो, जो मैंडेटरी प्रोविजंस है उनका कंप्लायंस अगर नहीं किया तो पेनल्टी होगी। जो मैंडेटरी प्रोविजंस है उनका कंप्लायंस नहीं किया तो पेनल्टी है। बट जो डायरेक्टरी प्रोविजंस है उनका कंप्लायंस ना करने पर पेनल्टी होना जरूरी नहीं है। पेनल्टी होना जरूरी नहीं है। मैंडेटरी प्रोविजंस का कंप्लायंस इसलिए भी जरूरी है बिकॉज उनके कंप्लायंस ना करने पर वो नॉन कंप्लायंस हम कंडोन नहीं कर सकते। व्हाट इज कंडोन? फॉरगिव नहीं कर सकते, माफ नहीं कर सकते। मैंडेटरी प्रोविजंस आर मोर सीरियस, मोर इंपॉर्टेंट, तो उनका नॉन कंप्लायंस हम कंडोन नहीं कर सकते। डायरेक्टरी प्रोविजंस कैन बी कंडोन्ड। लिसन, कंपनीज एक्ट में हम स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट 3/4
of the members present in the meeting and giving a valid vote must cast the vote in favor. वहां पर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है? एटलीस्ट 3/4। अगर किसी रिजोल्यूशन के अंदर जहां पर स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत है 3/4 और उससे ज्यादा वोट्स नहीं आते, क्या वो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा? नहीं, बिकॉज मैंडेटरी प्रोविजन इज नॉट फुलफिल्ड, इट इज एनीवेज फेल्ड। अरे बोलो, बट उसी कंपनीज एक्ट में जहां पर स्पेशल रिजोल्यूशन का एग्जांपल देखा, वहां पर हमने मीटिंग के नोटिस के लिए 21 क्लियर डेज देखा। 21 क्लियर डेज का शॉर्टफॉल कंडोन हो सकता है। वो कहते हैं मीटिंग का नोटिस कम से कम 21 डेज पहले दो आप, बट अगर 21 डेज पहले नहीं भी दिया तो शॉर्टफॉल कैन बी कंडोन अगर मीटिंग में प्रेजेंट 95% मेंबर्स फेवर में वोट करे तो। याद है क्या? मतलब वो जो प्रोविजन था वो डायरेक्टरी नेचर था। हमें सिर्फ 21 डेज इसलिए दिया था कि सारे मेंबर शेयर होल्डर्स को वक्त पर क्या मिले? ईजीएम का नोटिस मिले या नोटिस मिले जनरल मीटिंग का। अरे बोलो भाई, अगर आपको मैंडेटरी डायरेक्टरी वर्ड्स का मीनिंग समझा तो पहले उनके डिफरेंस में आ जाओ। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन मैंडेटरी प्रोविजंस एंड डायरेक्टरी प्रोविजंस। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मैंडेटरी प्रोविजंस में फर्स्ट डिफरेंस में किसे अंडरलाइन करोगे? तो हाईलाइट स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड, मस्ट बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड। देन विल जनरली अट्रैक्ट पैनल प्रोविजंस। पैनल प्रोविजंस, अरे बोलो, विल इनवैलिडेट द एक्शन टेकन, मतलब सर्कल करोगे, नॉट कंप्लाइड विल इनवैलिड द एक्शन टेकन। मैं चौथा पॉइंट नीचे इन ब्रीफ में लिख रहा हूं, वहां पर आप लिखो 4th पॉइंट, नॉन कंप्लायंस, राइट ओनली इन द मैंडेटरी कॉलम। नॉन कंप्लायंस कैन नॉट बी, अरे बोलो, कंडोन्ड। अरे ये सुनो, अरे मुंह से बोलो। हम डायरेक्टरी प्रोविजंस पढ़े उससे पहले हम 4th पॉइंट वहां पर लिख सकते हैं ना, इसके अपोजिट क्या? नॉन कंप्लायंस कैन बी कंडोन्ड। और मैंने एग्जांपल भी तो डिस्कस किया ना आपसे। अरे मुंह से बोलो तो लिखो ना उधर 5th पॉइंट में नीचे, स्पेशल रेजोल्यूशन एटलीस्ट 3/4, और यहां पर लिखेंगे नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग एटलीस्ट 21 क्लियर डेज, कॉमा, कैन बी कंडोन्ड। अरे बोलो, ऐसा सेम हम चार्जेस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। अगर 300 डेज में आपने चार्ज को रजिस्टर नहीं किया, तब 300 डेज के बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाकर उस कंडोनेशन ऑफ डिले के तहत उनका परमिशन लेके चार्ज को रजिस्टर कर सकते हो। मतलब वो प्रोविजन जो 300 डेज में रजिस्टर करना है चार्ज को, वो मैंडेटरी नहीं, वो डायरेक्टरी है। वो करते का सगळ्यांना। देखो मैं एग्जांपल्स दोस्तों यहां पर इसलिए दे रहा हूं टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रोविजन वेरी सिंपल वे। और इस चैप्टर में हो सके तो एग्जाम्पल से प्रोविजन याद रखो, इट बिकम्स वेरी सिंपल। वो जो ऊपर में डायरेक्टरी प्रोविजंस लिखे वो पढ़ लो। क्या लिखा है? डायरेक्टरी प्रोविजंस इज सच दैट इट विल बी सफिशिएंट इफ सब्सटेंशियली कंप्लाइड विथ। मतलब पूरा कंप्लाई करने की जरूरत है क्या? नहीं, सब्सटेंशियली कंप्लाइड विथ। नोटिस देना है मीटिंग का, 18 दिन पहले गया, 19 दिन पहले गया, चलेगा। सब्सटेंशियली कंप्लाइड may not be regarded as material, material ऑब्लिक लिखना सीरियस, मतलब उनका नॉन कंप्लायंस सीरियस नहीं है। आगे बोलो, डज नॉट मेक द एक्शन इनवैलिड, डज नॉट मेक द एक्शन इनवैलिड, मतलब उनका नॉन कंप्लायंस करने से भी वो इनवैलिड होगा जरूरी नहीं है। अगर कंडोन हो गया तो इट इज वैलिड। हमने देखा ना, शॉर्ट फॉल ऑफ नोटिस इज वैलिड। अरे मुंह से बोलो, मैं अगेन कह रहा हूं, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, डिस्टिंक्शन बिटवीन मैंडेटरी प्रोविजंस एंड डायरेक्टरी प्रोविजंस। अगर आपने मैंने दिए हुए एग्जाम्पल के साथ दे दिया ना, आउट ऑफ मार्क्स। ध्यान रखना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां पर वो लिख ही नहीं पाते, एग्जाम्पल तो बहुत दूर है, लिख ही नहीं पाते। हम एग्जाम्पल से लिखेंगे। सबको क्लियर है? मैंने मैंडेटरी डायरेक्टरी प्रोविजंस आपसे पहले डिस्कस कर लिया। हम एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन में थे,
एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन में हमने कॉमन सेंस रूल देखा, हमने कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन देखा। दोस्तों उसके ऊपर मैंडेटरी प्रोविजंस में ही एक पॉइंट दिया है, मे डायरेक्टरी, मस्ट मैंडेटरी, शाल मैंडेटरी प्रोविजन ऑब्लिक डायरेक्टरी लिखो। ओह ही शाल, कई बार शाल मैंडेटरी भी होता है डायरेक्टरी भी होता है, बट मस्ट मैंडेटरी है, मे डायरेक्टरी है। तो ये एक्सेप्शनल में कैसे आएगा? वो जो दो लाइन दिए ना उसके, दैट विल मेक द पिक्चर क्लियर। ऑल ऑफ यू रीड लाउडली विथ मी। Sometimes the legislature will give this absurd word a different interpretation in variation to their ordinary dictionary meaning to avoid absurdity by their ordinary meaning. इसका मतलब सुनो, कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है, मान लो बायबैक ऑफ शेयर्स, जिसमें लिखा है सेक्शन 68 में, अगर इस सेक्शन 68 के प्रोविजंस कंप्लाई नहीं किए, द कोर्ट में लेवी फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ में। अब मे का मतलब ये नहीं कि कोर्ट लगा भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। नॉन कंप्लायंस हुआ तो कोर्ट को लगाना ही पड़ेगा, तीनों में से एक लगाना ही पड़ेगा ना। तो वहां पर मे का मतलब डायरेक्टरी नहीं होगा, मे का मतलब क्या होगा? मैंडेटरी। तो लॉ सेज जब हम मे को मस्ट की तरह इंटरप्रेट करते हैं, कई बार मस्ट को मे की तरह इंटरप्रेट करते हैं, तो वहां पर रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन आएगा। अरे बोलो, मतलब जो मैंडेटरी वर्ड था उसको डायरेक्टरी की तरह इंटरप्रेट किया, और जो डायरेक्टरी था उसको मैंडेटरी की तरह। इसलिए मैंडेटरी और डायरेक्टरी प्रोविजंस में वो एग्जाम्पल दिया है। अरे बोलो भाई। दोस्तों just see on the screen, we have completed all the primary rules of interpretation, the 6 primary rules in detail along with example. First rule, rule of literal construction, rule of reasonable construction, then after that rule of harmonious construction, rule of beneficial construction, and then general words deriving their color from specific words, rule of adjustem generis, and then rule of exceptional construction, common sense rule, and or उसके बाद मैंडेटरी प्रोविजंस, डायरेक्टरी प्रोविजंस। सबको क्लियर है? ध्यान रखना, हम जितना वक्त यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं उससे कम समय में आपने घर में इसे इंटरप्रेट करना है, because you have got all the points now, techniques over there। आपके नोट्स में आ जाओ। I'll request you all come on the next page number 122। वहां पर इंटरनल एड्स दिया है, उस डायग्राम के तहत आप देखना। प्राइमरी रूल्स के बाद अब हम कहां पर जा रहे हैं? इंटरनल एड्स। बट I'll say before internal aids, as per our diagram, let us go and discuss first secondary rules, then we'll discuss internal aids in the same sequence. So come to secondary rules in your notes on page number 126। 126 पर आओगे, वहां पर सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन दिया है। सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, वहां पर दिए हुए शब्दों को देख के टेंशन लेने का नहीं। एग्जाम में वो वर्ड्स वैसे ही आते हैं। They'll ask you, explain नौसितर ए सॉसिस। मतलब आपको दिमाग में रखना है सॉस, और उधर देखो ब्रैकेट में क्या दिया है? कंस्ट्रक्शन ऑफ एसोसिएटेड वर्ड्स। तो नौसितर ए सॉसिस, ये जो लैटिन वर्ड है उसका मीनिंग दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ एसोसिएटेड वर्ड्स। प्लीज डोंट रीड, मुझे बताने दो पहले। इफ आई से टेल मी पेट एनिमल्स, पेट एनिमल्स, डॉग, कैट, रैट, रैबिट, ओके, भापो, भावना पोस लिया, ठीक है, आपने अलग पेट एनिमल बोल दिया। ओके, टेल मी ऑल द डॉग्स ब्रीड्स ऑफ डॉग। ओके, मुझे 5-6 ब्रीड्स आपने दे दिए, वेरी गुड। नाउ लिसन, मैंने आपको डॉग्स पूछा, आपने डॉग्स की 8-10 जातियां मुझे बता दी। मैंने पेट पूछा, पेट आपने 8-10 पेट बता दिए। बट जब मैंने बोला पेट डॉग्स बोलो, अब बोलोगे कि कैट, अब बोलोगे कि रैट, अब बोलोगे कि रैबिट? नहीं। जब मैंने आपको बोला पेट डॉग बोलो, पेट डॉग, तो पेट डॉग में हर डॉग आएगा क्या? नहीं। वो करते का मतलब वो कहते हैं
क्या दिया वहां पर, देखो ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ एसोसिएटेड वर्ड्स, कंबाइंड वर्ड्स। एक वर्ड इंडिविजुअली अलग अलग है, जब दोनों एक साथ आ गए कुछ और बन गया। दोनों इंडिविजुअली अलग अलग थे, दोनों एक साथ आ गए, उसका अलग मीनिंग आ गया। अरे यस और नो? तो प्लीज रीड दैट। क्या दिया, मेरे साथ पढ़ो प्लीज। आई से अगेन मैं कह रहा हूं, आपको बहुत सिंपल वे में ये समझे, इसलिए मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, डोंट टेक इट इन अ डिफरेंट वे, डोंट डीरेल द टॉपिक। सो आ जाओ, वहां पर क्या दिया, टू और मोर डिफरेंट वर्ड्स बट हैविंग सिमिलर मीनिंग when used together become cognate, that is related in each other. Now why they have similar meaning? Because pet animals, dog will be one of the pet animals. Two or more different words but having similar meaning when used together become cognate if they are used together and must be understood in the same sense. Example दिया, pet dog will not include stray dogs, मतलब street dogs. पेट डॉग्स में यहां पर स्ट्रे डॉग्स नहीं आएंगे। अरे बोलो भाई। ओके, वाइन्स एंड स्पिरिट्स, ये जब मैं वर्ड यूज करता हूं वाइन्स एंड स्पिरिट्स वुड मीन बेवरेजेस एंड नॉट इंडस्ट्रियल अल्कोहल, बिकॉज वाइन्स एंड स्पिरिट्स दिया। सो इट विल रेफर ओनली टू एसोसिएटेड वर्ड्स, है ना। तो सिर्फ स्पिरिट कहा तो वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल के साथ जा सकता है। वाइन्स एंड स्पिरिट्स कैन बी रेफर टू, बोलो, ओनली बेवरेजेस। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो एक सेकंड, अब अगर कोई वर्ड आता है पेट डॉग, तो वहां पर प्राइमरी रूल काम करेगा क्या? नहीं, वहां पर बाय डिफॉल्ट सेकेंडरी रूल में आना है। और सेकेंडरी रूल का जो दिया है मीनिंग ही था, हेडिंग था कंस्ट्रक्शन ऑफ एसोसिएटेड वर्ड्स। तो जब जब एसोसिएटेड वर्ड्स होते हैं, प्राइमरी मीनिंग प्राइमरी रूल्स फेल, सेकेंडरी मीनिंग सेकेंडरी रूल्स। और नीचे फर्स्ट रूल क्लियर है, सेकेंडरी रूल क्या दिया, एक्सप्रेसियो यूनी एस एक्सक्लूसियो अल्टरिस। उसका मीनिंग आगे लिखा है, क्या लिखा पढ़ लो, एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। ओ, एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग, मतलब अगर इन राइटिंग में कुछ एक थिंग लिखा हुआ है देन इट एक्सक्लूड्स द अनदर। मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पॉइंट ऑफ व्यू एग्जांपल दे रहा हूं, सुन लो, और उसके बाद एक दो और एग्जांपल देखते हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट of personal skill must be performed by the joint promisor. Sorry, must be performed by the promisor alone. I repeat, contract of personal skill must be performed by the promisor alone. If he dies, contract becomes void. मतलब लॉ में लिखा है if he dies, contract becomes void. मतलब death, ये जो वर्ड है, एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग एक्सक्लूड्स द अदर, मतलब इफ ही डाइज कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अगर वो जिंदा है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, ये उसका इंटरप्रिटेशन हुआ। मतलब ये जो वर्ड है इफ ही डाइज जब आएगा, इट मींस कि इफ ही डाइज तभी वॉइड होगा, अगर वो जिंदा है तब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो सकता। वो जो वर्ड है एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग्स मीन इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। एक और वर्ड है जो हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा है, AGM can be called on national holidays, cannot be called on national holidays, on any day except national holiday। और हमने क्लियर किया था on any day except national holiday इसलिए दिया है because national holiday excludes public holidays। national holiday excludes public holidays। अगर पब्लिक, पहले क्या था 1956 में, on any day except public holidays। और पब्लिक हॉलिडे जब हम कहते हैं ना, तो पब्लिक हॉलिडे इंक्लूड्स नेशनल हॉलिडेज, मतलब पब्लिक हॉलिडे वाइड टर्म है, नेशनल हॉलिडे इज ए स्पेसिफिक टर्म। अरे सब लोग समझ रहे हैं? तो इसलिए जब नेशनल हॉलिडे आता है तो वहां पर अगेन आपको समझना है उसमें पब्लिक हॉलिडे आएगा नहीं। एक और है, जब आता है किसी सेंटेंस में लिखा है वीकेंड्स एंड हॉलिडेज, वीकेंड्स एंड पब्लिक हॉलिडेज, क्या आया, वीकेंड्स एंड पब्लिक हॉलिडेज। मतलब इस केस में हम कहेंगे हॉलिडेज ड्यूरिंग द वीक, वो आएंगे नहीं, वीकेंड्स एंड पब्लिक हॉलिडेज। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप वहां पर पहले उस पेज पर नीचे पॉइंट नंबर 2 से नीचे एरो करो, सेकंड एक्सटर्नल रूल्स है, और आप उधर लिखो सब लोग
in interpretation of expression, in interpretation of expression, inverted commas में, weekends and public holidays, weekends and public holidays, comma, ordinary holidays shall be excluded. Ordinary holidays shall be excluded. Point number 2, the rule is not to be applied where its application leads to inconsistency or injustice. ये पॉइंट नंबर 1 एग्जाम्पल था. पॉइंट नंबर 2 उसका एंड है. एक और पॉइंट नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 2 होगा. अब लिखना नेशनल हॉलिडे. बोलो, नेशनल हॉलिडे एक्सक्लूड्स पब्लिक हॉलिडे. क्योंकि अगर नेशनल हॉलिडे में पब्लिक हॉलिडे आ गया, हम एजीएम कैन बी कॉल्ड ऑन एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलिडे कहते हैं हम. तो एजीएम तो हम पब्लिक हॉलिडे के दिन कॉल कर सकते हैं, संडे को कॉल कर सकते हैं. एजीएम को हम नेशनल हॉलिडे के दिन कॉल नहीं कर सकते. 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी. मतलब एक्सप्रेस मेंशन ऑफ नेशनल हॉलिडे विल एक्सक्लूड पब्लिक हॉलिडेज. आई होप यू गॉट इट. बस आपको उस तरह से याद रखना है. एक्सप्रेसियो यूनी एस एक्सक्लूजो अल्टरियस, उसका मीनिंग यहां पर एक वर्ड पकड़ने का, एक्सक्लूजन. सर ने कहा था यू कांट रीड दैट. आपको ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती, एज इट इज हो दिया रहता है. आपको सिर्फ उसका लिंक करके उसका मीनिंग वहां पे लिखना है. 2 सेकेंड रूल्स देखिए. पहला क्या था? एसोसिएटेड वर्ड्स का. सेकंड, एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग विल एक्सक्लूड द अदर. थर्ड वर्ड, प्लीज क्विकली, वहां पर क्या दिया थर्ड वर्ड? कॉन्टेम्परेनो एक्सपोजितो. कॉन्टेम्परिनो एक्सपोजितो. जब हम वहां पर थे कॉन्टेम्परिनो, व्हाट इज कॉन्टेम्परी? कॉन्टेम्परी, कॉन्टेम्पररी बोलो. कॉन्टेम्पररी डांस होता है ना, मतलब क्या? फ्री स्टाइल की मॉडर्न स्टाइल की क्लासिकल स्टाइल? कॉन्टेम्पररी, इस वर्ड को दिमाग में रखना है. और यहां पर जो मैं बोलो प्लीज ध्यान दें व्हाट दिस इज. एक काम करो, लेट अस रीड दैट एंड इमीडिएटली राइट द मीनिंग देयर इटसेल्फ. The interpretation given to a provision in an existing legislation which is acceptable at large, underline, an existing legislation which is acceptable at large will be considered contemporaneous, मतलब in the same period of time, occurring in the same period of time, and it will apply to interpret the same again to the new set of facts, to the new set of facts. Sir, इसका एग्जाम्पल दो. लिसन वेरी केयरफुली. कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी वर्ड जो डिफाइन किया गया है, सेम डेफिनेशन वाज गिवन इन कंपनीज एक्ट 1956. कंपनीज एक्ट 1956 एंड 2013 क्या कहते हैं? कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस लॉ और अंडर प्रीवियस लॉ, एंड कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस लॉ. मतलब हम कंपनी को समझते हैं कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस लॉ. वो कहता है एक वर्ड जब वाइडर एम्पलीट्यूड में सब जगह अवेलेबल और एप्लीकेबल हो सकता है, तो फिर वो पुराने स्टैट्यूट का हो या नए स्टैट्यूट में भी उसको वैसे ही इंटरप्रेट करना है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो कहते हैं एन एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन विच इज एक्सेप्टेबल एट लार्ज will be considered occurring in the same period of time and will apply to interpret the same again to a new set of facts. हाँ, but इसमें exception है. वो word, it will not apply to a new statute since there are no chances of contemporaneous exposition. Does not apply if the irrelevant to the new set of facts. Okay. इसका एक और different example आपको देता हूँ. MRTP एक्ट कहते हुए एक एक्ट इंडिया में था.
जिस एक्ट के अंदर एक डेफिनेशन था, आप चाहो तो लिख लेना, इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग। कौन सा डेफिनेशन था? इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग। एमआरटीपी एक्ट 1969 का इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग का डेफिनेशन आज भी हम यूज करते हैं, आज भी यूज होता है। रीजन, बिकॉज दैट डेफिनेशन गिवन ओवर देयर वाज एक्सेप्टेबल एट लार्ज। मतलब एक एक्ट में दिया हुआ डेफिनेशन अगर एक्सेप्टेबल एट लार्ज है तो वो किसी और फैक्ट्स के लिए आप यूज कर सकते हो, किसी और फैक्ट्स के लिए यूज कर सकते हो। बट उन्होंने कहा है, प्लीज लिसन, एमआरटीपी एक्ट को रिप्लेस किया कंपटीशन एक्ट ने। एमआरटीपी एक्ट को किसने रिप्लेस किया इंडिया में? कंपटीशन एक्ट ने। एमआरटीपी एक्ट में इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग डिफाइन किया है, कंपटीशन एक्ट में डिफाइन ही नहीं किया है। तो कंपटीशन एक्ट में भी जब हमें इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग को रेफर करना है, हम वहां पर एमआरटीपी एक्ट का यूज करेंगे। मतलब वी आर नॉट यूजिंग द एक्ट इटसेल्फ, वी आर यूजिंग अ सेकेंडरी रूल जो वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड में आता है, उसको हम यूज कर रहे हैं। मतलब यहां पर कोर्ट ऑफ लॉ देखना इंटरप्रिटेशन सेकेंडरी रूल्स में कैसे कर रहा है। जब प्राइमरी रूल्स वहां पर फेल हो रहे हैं, हम उस एक्ट का रेफरेंस नहीं ले सकते कंपटीशन एक्ट का, तब हम वहां पर किसका हेल्प ले रहे हैं? एमआरटीपी एक्ट में दिया हुआ। इवन जीएसटी में वर्ड है इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग। जब इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग वर्ड आता है, वहां पर भी आज भी एमआरटीपी एक्ट का रेफरेंस आता है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, जिसमें इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग को डिफाइन किया गया था इन इट्स वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड। मतलब वो वर्ड जो हर जगह एप्लीकेबल हो सकता है, उसका इंटरप्रिटेशन आप ले सकते हो, इवन दो दैट फैक्ट एंड दिस फैक्ट आर डिफरेंट। क्लियर है? हाँ, जो 3 सेकेंडरी रूल्स देखे दोस्तों, ध्यान रखना, दैट कंप्लीट्स ओनली द सेकेंडरी रूल्स, और पहले हमने प्राइमरी रूल्स देखे। अगर आप स्क्रीन पर देखोगे, इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डीड्स, डॉक्यूमेंट्स चैप्टर में हमने प्राइमरी रूल्स, सेकेंड रूल्स देखे हैं। बट ये जो 2 पॉइंट्स है, इंटरनल एक्सटर्नल एड्स, इसे कुछ और 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स और लगेगा। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर दिस पार्ट विल गेट ओवर। आज का जो डिस्कशन मैंने किया, अज्यूम सबको समझा है? इज इट क्लियर? वंस द चैप्टर गेट्स ओवर दिस चैप्टर, मैं आपको बताना लो बाद में इस चैप्टर को कैसे घर में पढ़ना है। इज इट क्लियर? थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।